हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लाइक्स यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और इसके अंतर्गत हमने इससे प्रीवियस क्लास के अंतर्गत पढ़ा था भरत मुनि का रस सूत्र और उसके व्याख्याकार। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारी क्लास 65 रही थी। और आज की क्लास दोस्तों हमारा शब्द शक्ति विवेचन और शब्द शक्ति के स्वरूप पर आधारित है। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रवक्ता का जो सिलेबस है दोस्तों, उस पर आधारित लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाके पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना देरी के हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों शब्द शक्ति विवेचन और शब्द शक्ति का स्वरूप। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द शक्ति क्या चीज़ है, तो इस पर हम बात करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है दोस्तों, जो भाषा का मूल तत्व होता है वो शब्द होता है। ठीक है, किसी भी भाषा को अगर हमें व्यक्त करना है तो सबसे पहले शब्द की ज़रूरत पड़ेगी। और शब्द केवल अर्थ बताने का साधन नहीं है, बल्कि वह अपने भीतर भाव, अनुभूति, संकेत एवं कई अर्थगत शक्तियों को समेटे हुए रहता है। तो शब्द के अंतर्गत क्या क्या होते हैं दोस्तों, एक तो ये मेन बात यह है कि इसके अंतर्गत भाव होते हैं, अनुभूति होती है, संकेत होते हैं और कई अर्थगत शक्तियाँ इसके अंतर्गत होती हैं दोस्तों। ठीक है ना। बात करेंगे शब्द शक्ति से क्या से है। तो शब्द शक्ति का मतलब है शब्द में निहित वह सामर्थ्य जिसके द्वारा शब्द अपने अर्थ, अपने भाव, वक्रता, लक्षण और व्यंजना आदि को प्रकट करता है। तो शब्द शक्ति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ होती है, एक तो उसकी सामर्थ्य होती है दोस्तों, इसके अलावा उसका अर्थ होता है, उसका भाव होता है, वक्रता होती है शब्द के अंतर्गत, लक्षण होते हैं, इसके अलावा व्यंजना, ये सब जो है आदि को प्रकट करने वाला जो होता है उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको शब्द शक्ति नाम उसको दिया जाता है। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं, एक तो सामर्थ्य होती है जो जिसके द्वारा शब्द अपने अर्थ को, अपने भाव को, अपनी वक्रता को और लक्षण को तथा व्यंजना आदि को प्रकट करता है। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, जब शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह परिस्थितियों, प्रसंग, संदर्भ और प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ शक्ति प्रकट करता है। यानी कि जब कोई वाक्य में जब किसी शब्द को प्रयुक्त किया जाता है तो उस इससे क्या होता है कि उसकी जो वो परिस्थितियों को, उस प्रसंग को और जिस संदर्भ के लिए उस शब्द को प्रयोग किया जा रहा है, उसके आधार पर उसके जो हैं अर्थ और उसकी शक्तियाँ प्रकट होती हैं दोस्तों। ठीक है, इसी को शब्द शक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है इसको, इसको शब्द शक्ति नाम दिया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि शब्द के प्रयोग से ही वाक्य बनता है और वाक्य के अंतर्गत शब्दों का अलग अलग महत्व होता है और वो क्या करते हैं, उस शब्द की शक्ति को प्रकट करते हैं। यानी कि पूरे वाक्य की जो अर्थ है उसको प्रकट करते हैं शब्द। इसलिए शब्द की अपनी खुद की एक शक्ति होती है, जिसके कारण इसको शब्द शक्ति नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों शब्द शक्ति के प्रमुख स्वरूप क्या क्या हैं। तो शब्द शक्ति के भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें परंपरागत रूप से तीन शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं। अब तीन शब्द शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। तो ये तीन शब्द शक्तियाँ हैं मेन, जो इसके स्वरूप के अंतर्गत आती हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत। पहला है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिधा शक्ति। अभिधा शक्ति क्या होती है दोस्तों, शब्द के अपने मुख्य, प्रचलित और सर्वमान्य तथा शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करने की शक्ति को अभिधा कहलाती है। ठीक है ना, जो क्या होती है कि जो शब्द का जो मुख्य है
और प्रचलित सर्वमान्य शब्दकोशीय अर्थ जो होगा उसको प्रकट करने की जो शक्ति होती है उसको अभिधा कहते हैं। इसको दोस्तों वाच्य अर्थ भी कहा जाता है, यानी कि जो अभिधा शक्ति है इसको वाच्य अर्थ के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि सिंह जंगल का राजा है, यानी कि शेर जो है जंगल का राजा है। तो यहाँ सिंह का वास्तविक अर्थ क्या है, ये एक वास्तविक रूप से एक पशु से है। ठीक है, तो पशु क्या होता है, पशु कौन है, सिंह। शेर को पशु के तौर पे जाना जाता है, लेकिन वो क्या है, वो जंगल का राजा है। तो शब्द क्या बन गया दोस्तों, था तो एक पशु, लेकिन अगर सिंह बोल दिया जाए, शेर बोल दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उससे जो है जानवर डरते हैं या समाज के अन्य व्यक्तित्व यानी कि जनजीवन जो है उससे प्रभावित होता है। तो सिंह जंगल का राजा है, यहाँ पर सिंह शब्द ने जो है इस वाक्य की गरिमा को बढ़ा दिया है। इसके अलावा बात करें राम फल खाता है, तो यहाँ पर राम क्या कर रहा है, फल को खा रहा है। तो खाने का अर्थ है भोजन करना। तो यहाँ पर खाता है से क्या हो गया, उसने भोजन कर रहा है। तो इसका तात्पर्य ये था दोस्तों, जब शब्द अपने मूल अर्थ में प्रयोग हो तो उसको अभिधा शक्ति कहते हैं। यानी कि मूल अर्थ के रूप में जब प्रयुक्त हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, अभिधा शक्ति कहा जाता है। दूसरे टाइप का होता है दोस्तों लक्षणा शक्ति। क्या होती है, लक्षणा शक्ति होती है। अब लक्षणा शक्ति की परिभाषा क्या है, जब शब्द अपने मुख्य अर्थ में असंभव और अप्रासंगिक हो जाए और उससे जुड़े गौण यानी कि लाक्षणिक सांकेतिक अर्थ का बोध कराए, तो यह लक्षणा कहलाता है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि मुख्य अर्थ में जो असंभव या अप्रासंगिक हो जाए तो उससे क्या होता है, एक गौण यानी कि लाक्षणिक सांकेतिक अर्थ का बोध कराता है। तो इसको हम लक्षणा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको लक्षणा शक्ति के तौर पे जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, गंगा स्नान पुण्यदायक है। तो गंगा का स्नान करना जो है पुण्यदायक होता है। यहाँ गंगा शब्द से गंगा जल और गंगा तट पर स्नान का तात्पर्य है। यानी कि गंगा स्नान करने से क्या होता है, एक तो गंगा जल की बात होती है, गंगा स्नान का मतलब है गंगा जल से स्नान करना। और दूसरा गंगा स्नान पुण्यदायक है, इसका मतलब है गंगा के तट पर अगर स्नान कर लिया जाए तो उससे पुण्य पद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ शब्द से जो है अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। तो मुख्य अर्थ में जो असंभव और अप्रासंगिक हो जाए तो उसे उससे जुड़े क्या होते हैं, उसके लक्षण या उसके संकेत का बोध हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो गंगा शब्द से क्या क्या हो रहे हैं, तो गंगा जल के संकेत मिल रहे हैं और एक गंगा तट के संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लक्षणा प्रकट हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, राम का घर जल गया। राम का घर जल गया, घर मतलब भवन नहीं, परिवार संपत्ति भी हो सकता है। यानी कि किसी के घर की बात अगर हम कह देते हैं तो घर का मतलब ये नहीं कि मकान से मतलब नहीं होता। तो घर का तात्पर्य क्या है, उसके परिवार से, उसकी संपत्ति से संबंध भी घर ही होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे किसी के परिवार में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो कह देते हैं ना कि यार उसका जैसे कह देते हैं उसका घर उजड़ गया या उसके घर में नुकसान हो गया। परिवार के किसी सदस्य को भी कोई दिक्कत आ जाती तो ऐसी स्थिति में भी घर शब्द बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है भवन से मतलब नहीं होता, परिवार या संपत्ति से मतलब होता है। तो जब मुख्य अर्थ को छोड़कर अगर संबंधित गौण अर्थ प्रकट कराया जाए तो उसको लक्षणा शक्ति नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है लक्षणा शक्ति। क्योंकि यहाँ पर मुख्य अर्थ को छोड़ दिया जाता है और गौण अर्थ जो है उसे प्राप्त कर लिया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों लक्षणा के भेद क्या क्या होते हैं। लक्षणा के भेद क्या क्या होते हैं, पहली बात, जहाँ मुख्य अर्थ असंभव हो तो उसको असंभव लक्षणा कहा जाता है। ठीक है ना, जहाँ पर मुख्य अर्थ निकल ही नहीं रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको असंभव लक्षण नाम दिया दिया जाएगा। दूसरा है, जहाँ मुख्य अर्थ त्यागे बिना भी गौण अर्थ संभव है, उसको कहा जाता है संभव लक्षणा। ठीक है।
तो मुख्य अर्थ को त्यागे बिना भी अगर गौण अर्थ प्राप्त हो रहा है तो उसको क्या कह देते हैं? संभव लक्षणा उसको नाम दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जहाँ मुख्य अर्थ को आंशिक छोड़कर गौण अर्थ ग्रहण हो तो उसको कहते हैं अन्वयी लक्षणा। क्या कहेंगे उसको? अन्वयी लक्षणा या व्यापार लक्षणा का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि मुख्य अर्थ को तो छोड़ दिया जाता है, गौण अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सा लक्षणा बनता है? इसको कहते हैं अन्वय लक्षणा। तो लक्षणा के 3 भेद हो गए, एक तो असंभव लक्षणा है, दूसरा संभव लक्षणा है, तीसरा अन्वयी लक्षणा जिसको व्यापार लक्षणा नाम भी दिया जाता है। थर्ड टाइप का है दोस्तों व्यंजना शक्ति। क्या है? व्यंजना शक्ति। तो इसकी परिभाषा क्या है कि शब्द के माध्यम से प्रत्यक्ष अर्थ यानी कि अभिधा और गौण अर्थ लक्षणा के अतिरिक्त यानी कि अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त क्या होता है? किसी गहरे भाव, रस, सौंदर्य या अलंकारिक या अप्रकट अर्थ का बोध कराना ही व्यंजना कहलाता है। तो क्या होता है दोस्तों व्यंजना शक्ति क्या है कि जब शब्द के माध्यम से जो प्रत्यक्ष अर्थ है उसको तो अभिधा नाम दे दिया जाता है, गौण अर्थ को क्या कहते हैं? लक्षणा नाम दिया जाता है। अगर इन दोनों के अतिरिक्त किसी गहरे भाव, ठीक है, किसी गहरे भाव, रस, सौंदर्य या अलंकारिक या अप्रकट अर्थ का बोध कराया जाए तो उसको नाम दिया गया है व्यंजना शक्ति। क्या कहा गया दोस्तों? व्यंजना शक्ति इसको नाम दिया जाता है। यह दोस्तों क्या होता है? यह काव्य की मूल शक्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? काव्य की मूल शक्ति के तौर पे इसको माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो वह चल पड़ी भूख से लड़ने शहर, यानी कि वो जो है भूख से लड़ने के लिए जो है क्या कहाँ चल पड़ी? शहर चल पड़ी, ठीक है ना? तो चल पड़ी केवल चलना नहीं, यहाँ पर संघर्ष, आत्मविश्वास और जिजीविषा का व्यंजन करती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वह चल पड़ी भूख से लड़ने शहर, यानी कि भूख से तो ना लड़ी, उसने भूख मिटाने के लिए संघर्ष किया, आत्मनिर्भर बनी और जिजीविषा उत्पन्न किया और इसी को व्यंजन कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यंजन करती है ना इन चीज़ों को, तो यहाँ पर व्यंजना शक्ति आती है क्योंकि वो जो है शहर चल पड़ी भूख से लड़ने के लिए, तो उसने अपनी भूख मिटाने के लिए उसने पहले संघर्ष किया, उसके बाद आत्मनिर्भर बनी और उसके बाद उसने अपनी जिजीविका का उपयोग किया। तो इसको हम कहते हैं, व्यंजन करना इसको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका है यमुना के तट पर राधा स्मित थी, यानी कि यहाँ स्मित से मतलब है प्रेम भाव से, ठीक है। अगर यमुना तट पर आप जो है चले गए तो वहाँ पे क्या होगा? राधा स्मित थी, इसका तात्पर्य क्या है कि प्रेम भाव था वहाँ पे, कोमलता थी, माधुर्य रस थी। इन चीज़ों की जो है इन चीज़ों को व्यंजना नाम दिया गया है, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों प्रत्यक्ष न कहकर भाव, रस, संकेत और सौंदर्य अंतर्निहित अर्थ को जगाया जाए तो इसको व्यंजना शक्ति नाम दिया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष न कहकर किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष न कहकर क्या करना है? उसको रस के रूप में, उसको संकेत के रूप में, सौंदर्य के रूप में अंतर्निहित अर्थ जगाया जाए तो उसको व्यंजना शक्ति नाम दिया जाता है। तीसरा पॉइंट हमने रखा है दोस्तों अभिधा लक्षणा और व्यंजना में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया गया है। तो अभिधा लक्षणा और व्यंजना में मेन डिफरेंस क्या है इस पर हम बात करेंगे। अभिधा क्या है दोस्तों? इसका प्रकार हमने बात की थी, मुख्य और शाब्दिक अर्थ देता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? इसका स्पष्ट, सीधा और शब्द के द्वारा इसको प्रकट किया जाता है, यानी कि ये बहुत सीधा स्पष्ट तरीके से कोई बात को रखती है तो उसको अभिधा कहते हैं। इसके लक्षणा के अंतर्गत क्या होता है कि गौण और सांकेतिक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा टाइम लेता है ये, तो लक्षणा शक्ति प्रकट होती है और ये जो है प्रसंगानुसार और जो मूल शब्द है उसके अनुसार ये बदलता रहता है।
अगला है दोस्तों व्यंजना। व्यंजना क्या होता है कि जैसे लक्षणा में गौण और सांकेतिक अर्थ होते हैं और प्रसंग के अनुसार जो मूल शब्द के अनुसार अर्थ बदलते रहता है, प्रकृति बदलती है। लेकिन व्यंजना में क्या होता है दोस्तों कि संकेत या उसके भाव, उसके रस, उसके सौंदर्य से अप्रत्यक्ष अनुभूति होती है, ठीक है ना? तो ये जो है व्यंजना की पहचान होती है। तो ये तीनों चीज़ें हैं दोस्तों, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। आप इसको नोटिस कर लीजिएगा कि तीनों में क्या-क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द के मुख्य और सामान्य अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति कौन सी है? तो किसी भी शब्द के जो मुख्य और सामान्य अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों अभिधा। जो भी हमने तीन डिफरेंस पढ़े हैं वो अभिधा, लक्षणा, इनमें जो अंतर पढ़े हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत पहला नंबर ये प्रश्न है कि जब शब्द का मुख्य और सामान्य अर्थ प्रकट हो तो उस वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? उसको अविधा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा स्नान कर आया वाक्य में गंगा शब्द किस शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों जो गंगा स्नान कर आया है इसका मतलब अभी हमने चर्चा की थी, गंगा का मतलब होता है गंगा जल भी होता है, और गंगा स्नान का तात्पर्य होता है कि उस गंगा नदी के तट पर स्नान करना बड़ी बात मानी जाती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो तो इसमें जो है अविधा तो बिल्कुल भी नहीं है, लक्षणा इसमें ज़रूर है, ठीक है ना? लक्षणा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द के माध्यम से रूढ़ और अप्रकट भाव का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो जिसमें शब्द के द्वारा जो है रूढ़ और अप्रकट भाव प्रकट हो रहा हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति को कहा जाता है दोस्तों व्यंजना शक्ति। क्या कहा जाएगा? व्यंजना शक्ति इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अविधा शक्ति का दूसरा नाम क्या है? तो अविधा शक्ति का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है व्यंजनार्थ, तात्पर्यार्थ, वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ। तो यहाँ पर अविधा शक्ति का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो होता है वाच्यार्थ। क्या होता है? वाच्यार्थ होता है। अगला प्रश्न है, जब शब्द अपना मुख्य अर्थ को छोड़कर गौण अर्थ ग्रहण करे तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब शब्द के जो मुख्य अर्थ है अगर वो उससे हटकर वो कोई अलग अर्थ यहाँ पर देता है तो इस स्थिति को कहा जाता है लक्षणा। क्या कहते हैं उसको? लक्षणा कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपिल ने घर बसा लिया, यानी कपिल ने घर बसा लिया जो वाक्य है यहाँ पर घर शब्द का अर्थ प्रयुक्त किसके लिए है? तो कपिल ने घर बसा लिया इसका तात्पर्य घर से नहीं है दोस्तों, किससे है? इसका अर्थ है परिवार से। किससे संबंधित है? परिवार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को, काव्य की आत्मा किसे माना गया है? तो काव्य की आत्मा के तौर पे किसे माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है अविधा, लक्षणा, व्यंजना या रस। तो काव्य की आत्मा के तौर पर जाना जाता है दोस्तों व्यंजना को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको हम नोट भी करते रहिएगा। तो और ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्रिटिकल भी आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, यानी कि काव्य की आत्मा किसे माना गया है? व्यंजना को। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सी शक्ति भाव, रस और अलंकार से जुड़ी है? तो भाव, रस और अलंकार से जुड़ी हुई शक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। तो जो भाव, रस और अलंकार से जुड़ी है उस शक्ति को कहा जाता है दोस्तों व्यंजना। क्या नाम दिया जाता है उसको? व्यंजना नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, कमल जैसा मुख, इस शब्द में कमल शब्द से क्या व्यंजित होता है? तो कमल जैसा मुख यानी कि यहाँ पर जो उपमा दी गई है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है दोस्तों
सुंदरता और कोमलता को, ठीक है ना? सुंदरता और कोमलता को प्रदर्शित करने के लिए कमल जैसा मुख शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है व्यंजना इसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह शक्ति जिसके बिना काव्य का रस स्वादन पूर्ण नहीं माना जाता है। तो वह कौन सी शक्ति है जिसके बिना काव्य का रस स्वादन पूर्ण नहीं माना जाता है? तो वह है दोस्तों व्यंजना। यानी कि काव्य में अगर व्यंजना ना हो तो उससे रसास्वादन पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मुंह पर सूरज उगा है वाक्य में सूरज शब्द किस अर्थ का प्रयुक्त उपयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो सूरज शब्द जो उपयुक्त हुआ है दोस्तों वो हुआ है तेजस्वी व्यक्ति, ठीक है ना? तो मुंह पर सूरज उगा है इसका मतलब है कि तेज है उसके मुंह पर, ठीक है ना? तो तेजस्वी व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, दिल्ली देश की धड़कन है। दिल्ली देश की धड़कन है, यहाँ धड़कन क्या प्रकट करती है? तो धड़कन शब्द का क्या अर्थ बनेगा दोस्तों? हृदय का धड़कना बिल्कुल गलत है। जीवन का आधार, यही है मेन, जीवन का आधार। यानी कि जिस जीवन रूपी सफ़र में चलना है तो उसमें उसमें उसका जो आधार है उसी को जो है धड़कन धड़कन कहा गया है। तो धड़कन जो है जीवन का आधार है। तो दिल्ली देश की धड़कन है, यहाँ का मतलब है दिल्ली जो है देश की आधार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौण अर्थ किस शक्ति का लक्षण है? तो गौण अर्थ किस शक्ति का लक्षण है? ऑप्शन अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या वाच्य। तो गौण अर्थ जो है वो लक्षण है लक्षणा का। किसका है? लक्षणा का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द के अप्रत्यक्ष सूक्ष्म और भावपूर्ण अर्थ को क्या कहते हैं? तो जब किसी शब्द का अप्रत्यक्ष तरीके से सूक्ष्म और भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है व्यंजना। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यंजना उसको नाम दिया जाता है। अगर किसी शब्द का अप्रत्यक्ष सूक्ष्म और भावपूर्ण अर्थ प्रकट होता है तो उसे व्यंजना नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम ने लक्ष्मण को आंखों आंखों में सब समझा दिया। यहाँ आंखों आंखों से क्या तात्पर्य है? तो राम ने लक्ष्मण को सारी बातें आंखों आंखों में ही समझा दी, इसका तात्पर्य हुआ कि इशारे में समझाना, ठीक है ना? तो इशारे में समझाने को कौन सा इसमें भाव होगा दोस्तों? इसमें लक्षणा होता है। क्या होता है? लक्षणा, ठीक है। ये भी एक प्रकार के क्या है? लक्षणा है, ठीक है ना? जो इशारों में समझाने को लक्षणा कहा जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, कक्षा हंसी से गूंज उठी, इसमें कौन सी शक्ति निहित है? तो कक्षा अगर हंसी से गूंज उठी इसका मतलब इसमें कौन सी शक्ति निहित है दोस्तों? इसके अंतर्गत है व्यंजना शक्ति, ठीक है। हंसी से क्या हुआ दोस्तों? एक तो आनंद का तात्पर्य है, उल्लास से है, वातावरण की खुशी। तो जब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं तो इसमें जो है व्यंजना शक्ति निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन अभिधा का उदाहरण है? तो अभिधा का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? वह कदम कदम पर कांटे बिछा देता है, बिल्कुल गलत है। मोहन स्कूल गया, अगर हम बात करें यहाँ पर सीधे वाक्य है कि मोहन स्कूल गया, तो यहाँ पर न तो कोई हंसी हुई न कुछ हुआ। तो ये ऐसे वाक्य को इसमें अविधा होता है दोस्तों। क्या होता है? अविधा यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, राष्ट्रपिता शब्द में पिता का प्रयोग किस शक्ति में है? तो पिता शब्द का जो प्रयोग किया गया है दोस्तों राष्ट्रपिता में, तो ये किस शक्ति की ओर संकेत करता है दोस्तों? ये करता है उम, पिता का तात्पर्य यहाँ पर देखिए अर्थ क्या है? मेन बात है पिता का मतलब होता है गौरव या सम्मान या स्नेह, ठीक है? और ये आदर्श भाव
को प्रकट करता है, तो राष्ट्रपिता शब्द में पिता का जो प्रयोग किया गया है वो उसके अंतर्गत है व्यंजना शक्ति। कौन सी शक्ति है? व्यंजना शक्ति इसके अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है, जब शब्द का मुख्य अर्थ लेते हुए भी साथ साथ किसी और अर्थ का संकेत मिले तो क्या होता है? यानी जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ लेने के साथ साथ अगर कोई अन्य अर्थ का संकेत भी प्राप्त हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है अविधा, संभव लक्षणा, असंभव लक्षणा या व्यापार लक्षणा। तो जब किसी शब्द का अर्थ लेते हुए भी साथ साथ में कोई और अर्थ का संकेत मिल रहा हो तो इसको संभव लक्षणा नाम दिया जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? संभव लक्षण इसका नाम दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों हमारे आज की क्लास का मेन जो है व्याख्यान भी हमने चर्चा की और साथ ही साथ इस पर आधारित 20 MCQ भी हमने इसके अंतर्गत किए हैं। दोस्तों कुछ समय बाद हम इसके लाइव क्लास भी लेने वाले हैं, तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें और उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारी क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ जो इससे बेहतरीन रहेगी। तो बेहतरीन क्लास के साथ मिलते हैं आपको अन्य क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवा लीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी अपना ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।